हेलो नमस्कार दोस्तों। आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष ग्रुप से और मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। आज हम जुड़े रहेंगे फिर एक बार 10 से 15 मिनट के लिए। आप सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही गूढ़ रहस्य। जो मेरी क्लासेस होती हैं तो स्टूडेंट डिविजनल चार्ट के बारे में बात करते हैं। आपको भी मालूम होगा कि हम बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स को यूज़ करते हैं, मगर आपने सोचा कि हम अलग अलग डिविजनल चार्ट का नाम अलग अलग क्यों दिया हुआ है। किसी डिविजनल चार्ट को हम D7 क्यों बोलते हैं, किसी डिविजनल चार्ट को D9 क्यों बोलते हैं। तो आपको मालूम होगा कि हम एक पर्टिकुलर राशि को जब 7 भागों में डिवाइड करते हैं तो उसको सप्तांशा चार्ट बोलते हैं। 9 भागों में डिवाइड करते हैं तो उसको नवांशा चार्ट बोलते हैं। 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो उसको D2 चार्ट बोलते हैं। और इसी तरीके से हम कितने भावों में डिवाइड करते हैं उस हिसाब से उसका नाम रखा हुआ है। यदि 12 भावों में डिवाइड करते हैं तो D12 और 10 भावों में डिवाइड करते हैं तो D10 चार्ट बोलते हैं। मगर क्या कभी आपने सोचा कि संतान प्राप्ति के लिए जो आपकी कुंडली के अंदर जो मेन हाउस है वो 5th हाउस है। 5वें भाव को हम संतान प्राप्ति के लिए देखते हैं। इसी तरीके से मैरिज के लिए जो मेन हाउस है वो 7th हाउस है। तो किसी के विवाह या मैरिज से रिलेटेड मैटर्स के लिए हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो 7वें भाव का विश्लेषण करेंगे। मगर जब हम वर्ग कुंडलियों और डिविजनल चार्ट में जाते हैं तो संतान के लिए हम D7 चार्ट बोलते हैं। सप्तांशा चार्ट क्यों बोलते हैं, जबकि भाव हम 5वां देखते हैं। मैरिज के लिए 5th हाउस देखा जाता है मगर डिविजनल चार्ट D7 देखा जाता है। पंचांशा क्यों नहीं देखा जाता, सप्तांशा क्यों देखा जाता है। इसी तरीके से जब आप मैरिज देखते हो तो D1 चार्ट के अंदर हम 7वें भाव को देखते हैं, जबकि जब डिविजनल चार्ट या वर्ग कुंडली की बात होती है तो नवांशा चार्ट पर जाते हैं। तो उस केस में हम सप्तांशा चार्ट क्यों नहीं देखते। जब हम 7वें भाव से मैरिज को देख रहे हैं तो हमें 7 डिवीजन देखना चाहिए। इसी तरीके से हम 5वें भाव से संतान को देख रहे हैं तो हमें 5th डिवीजन देखना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन कि हम संतान के लिए, जिसको कि हम कुंडली से 5वें भाव से देखते हैं, मगर उसके लिए डिविजनल चार्ट सप्तांशा देखा जाता है। और इसी तरीके से मैरिज के लिए हम बर्थ कुंडली के अंदर 9th हाउस देखते हैं, मगर उसके लिए डिविजनल चार्ट मैरिज के लिए 7th हाउस देखते हैं, मगर डिविजनल चार्ट नवांशा देखा जाता है। तो नवांशा से इंप्रेशन आता है कि वो 9वें भाव का डिविजनल चार्ट है। सप्तांशा से इंप्रेशन आता है कि वो 7वें भाव का डिविजनल चार्ट है। और यही एस्ट्रोलॉजी का मैजिक है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। मैरिज का मतलब आपको समझना पड़ेगा, संतान का मतलब आपको समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैरिज के लिए 9वां भाव क्यों लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की जो मैरिज होती है उसको जीवन साथी या जीवन संगनी मिलेगी, वो भाग्य के अलावा और किसी भी वजह से नहीं मिल सकती। जिस व्यक्ति की मैरिज नहीं है वो दुर्भाग्यशाली है, आप ऐसा मानकर चले। जिस भी व्यक्ति का यदि भाग्य काम करेगा तो उसकी डेफिनेटली मैरिज होगी। तो 9वां भाव मेन भाव है, आप ये मानकर चलो आपके भाग्य का। और 9वें भाव का लाभ भाव 7वां भाव होगा। तो जिस भी व्यक्ति को भाग्य का फल मिलने वाला है वो 7वें भाव से मिलेगा। यदि आपका भाग्य प्रबल है और उसका फल आपको प्राप्त होना है तो 7th हाउस से प्राप्त होगा। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति की मैरिज देखी जाती है तो मैरिज एक्चुअली उसके 9वें भाव का लाभ भाव है, गेन भाव है। किसी भी भाव से 11वां भाव उस भाव का गेन भाव होता है। तो आपको भाग्य की जो गेन है, प्राप्ति, वो 7वें भाव से थ्रू मिलती है। इसलिए डिविजनल चार्ट हम नवांशा यूज करते हैं और D1 बर्थ कुंडली के अंदर मैरिज के लिए 7वां भाव यूज करते हैं, क्योंकि 7वां भाव 9वें भाव का लाभ या गेन भाव है और उसका इच्छा पूर्ति भाव है। तो आपके भाग्य की जो गेन है उसकी वजह से आपको मैरिज की प्राप्ति होती है, जीवन साथी या जीवन संगनी की प्राप्ति होती है। इसीलिए जब भी किसी भी व्यक्ति की मैरिज से रिलेटेड डिटेल्स की हम बात करते हैं तो उसका हम नवांशा रीड करते हैं, ना कि सप्तांशा। और नवांशा आपके भाग्य की डिटेल्स को बताता है, आपको किस तरीके का जीवन साथी मिलेगा, किससे आपकी मुलाकात होगी, कैसे आपके रिश्ते होंगे। ये सभी भाग्य पर निर्भर करता है, आपके कर्मों पर निर्भर नहीं करता।
आपकी किससे मुलाकात होगी, किससे आपकी शादी होगी, ये आपके भाग्य पर निर्भर करता है। इसीलिए हम कहते हैं, आपने सुना होगा कि जोड़ियां स्वर्ग से बनकर आती हैं। जोड़ियां स्वर्ग से बनकर आती हैं, इसका मतलब क्या है कि वो आपके भाग्य पर निर्धारित होती हैं, क्योंकि भाग्य आप नहीं बना सकते, वो स्वर्ग से बनकर आता है। इसीलिए मैरिज जिसको हम 7वें भाव से देखते हैं, उसका डिविजनल चार्ट 9th नवांशा होता है। तो मैरिज के बारे में जो लोग सोचते हैं कि वो अपनी इच्छा से मैरिज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी मैरिज के बारे में सब कुछ प्री डिसाइडेड है। वो आपके प्रारब्ध पर निर्भर करता है, आपके भाग्य पर निर्भर करता है कि आपका कौन जीवन साथी होगा। और उसके बारे में जब भी आपको कोई भी डिटेल जाननी है तो अब नवांशा देखेंगे, 9th हाउस की डिटेल्स को देखेंगे, तब आपको अपने जीवन साथी के बारे में सारी डिटेल्स पता चलेंगी। अब इसी चीज को मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ, संतान प्राप्ति। आज के समय में मैरिज का ऑब्जेक्टिव बदल चुका है। आपको एक कंपेनियन चाहिए होता है, साथी चाहिए होता है, जिसके साथ अपना समय आप गुजार सकें। मगर एक वक्त था, और बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, उस समय पर जो मैरिज का कॉज होता था वो आपके संतान प्राप्ति होता था। अपनी जो भी आपकी परिवार है, आपकी फैमिली लीगेसी है, उसको आगे बढ़ाना होता था। हम अपने परिवार को आगे बढ़ाते थे, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मैरिज की जाती थी। मैरिज का ऑब्जेक्टिव केवल संतान प्राप्ति था, बाकी ऑब्जेक्टिव ये समय के साथ बदले हैं। जिस तरीके से एनिमल्स और जानवरों में जो भी आपका मैरिज है या दो लोग में मिलन होता है वो संतान प्राप्ति या प्रजनन उसका मेन कारण होता है, तो इंसानों में भी जो मैरिज का मेन कारण किसी समय पर संतान प्राप्ति हुआ करता था। तो अब हम देखिए कि जो संतान को देखा जाता है 5वें भाव से, और जबकि उसका डिविजनल चार्ट देखा जाता है, क्वालिटी देखी जाती है सप्तांशा से। तो जिस तरीके से भाग्य का लाभ भाव 7वां भाव है, उसी तरीके से 7वें भाव का लाभ भाव 5वां भाव है। किसी भी व्यक्ति की मैरिज हुई और मैरिज का जो एंड रिजल्ट है, जो लाभ आपको गेन होगी, वो 5वें भाव से होगी, क्योंकि 7वें भाव का 11वां भाव है। तो मैरिज जब भी संतान से रिलेटेड आपको निटी ग्रिटीज देखनी है, ज़्यादा डिटेलिंग देखनी है, तो हम सप्तांशा चार्ट के अंदर जाते हैं। सप्तांशा चार्ट का जो आपको रिजल्ट है वो D1 कुंडली के अंदर 5वें भाव से मिलता है, क्योंकि वो 11वां भाव है 7वें भाव से। तो 7वें भाव का जो एंड रिजल्ट है वो 5वां भाव है। तो सप्तांशा से जब भी आप किसी भी संतान के बारे में डिटेलिंग देखना चाहते हैं तो आपको D7 चार्ट को पूरी तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। और D7 चार्ट का जो एंड रिजल्ट है सप्तांशा का 7वें भाव का, जो आपकी मैरिज होती है, उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो संतान होती है। इसीलिए जो आपका संतान के लिए डिविजनल चार्ट यूज किया जाता है वो सप्तांशा यूज किया जाता है। आपकी मैरिड लाइफ का रिजल्ट है वो आपकी संतान से आपके कैसे रिश्ते होंगे, संतान प्राप्ति के लिए आप क्या एफर्ट करेंगे, वो सब सप्तांशा चार्ट से देखा जाता है। और वो एफर्ट आपके 7वें हाउस के थ्रू होते हैं। बगैर 7वें हाउस के थ्रू संतान प्राप्त नहीं हो सकती। तो सारे एफर्ट आप 7वें हाउस के थ्रू करते हो, और उससे जो आपको गेन होता है रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ 7th हाउस, वो आपका 5वां भाव बताता है। इसीलिए संतान प्राप्ति के लिए संतान से रिलेटेड आपको डिटेल एनालिसिस जब भी करना हो तो हम 7वें भाव में ही जाते हैं, क्योंकि संतान जो है वो आपका 7th हाउस का एंड रिजल्ट है। तो मैंने आज आपको बताया किस तरीके से हम मैरिज के लिए नवांशा चार्ट की डिटेलिंग देखते हैं, क्योंकि नवांशा का एंड रिजल्ट आपका 7वां भाव है। जो आपका भाग्य है उसका एंड रिजल्ट आपकी मैरिज है, और जब मैरिज होती है उसका एंड रिजल्ट आपका 5वां भाव है। तो तीनों भाव इंटरकनेक्टेड हैं। जिसका 9वां भाव कमजोर होता है, जिसका भाग्य कमजोर होता है, तो उसको ना ही तो जीवन साथी मिलेगा और ना ही उसको संतान प्राप्ति होगी। तो पुराने समय पर जो बड़े एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, वो जब भी किसी की मैरिज होती थी तो उसका 9वां भाव जनरली वुमेन का, फीमेल नेटिव के 9th हाउस को एनालाइज करते थे। रीजन बिहाइंड दैट, यदि 9th हाउस उसका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैरिड लाइफ भी नहीं होगी, टिकेगी, अच्छी नहीं चलेगी, और मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलेगी तो उसका असर संतान प्राप्ति पर भी होगा। तो 9वां, 7वां और 5वां भाव ये इंटरकनेक्टेड हैं, और इसीलिए आपको मालूम है कि 9वें और 5वें भाव को धर्म भाव बोलते हैं। ये आपके तीनों भाव लक्ष्मी स्थान है, और 159 को धर्म त्रिकोण बोला जाता है। यहाँ धर्म त्रिकोण इसलिए है कि आपको संतान प्राप्ति बगैर धर्म के नहीं हो सकती।
तो आपका नवा जो सबसे स्ट्रॉन्ग धर्म त्रिकोण है वो बली होना चाहिए, वही आपको मैरिज देगा और उसका रिजल्ट आपको संतान प्राप्ति होगा। एक्चुअली आपको धर्म के थ्रू ही संतान प्राप्ति होती है, उसमें मैरिज उसका वाया मीडिया है, बीच में मैरिज आती है और मैरिज के बाद आपको संतान प्राप्ति होती है। तो भाग्य से ही संतान की प्राप्ति हो सकती है और किसी तरीके से नहीं होती। इसलिए जिन लोगों को संतान प्राप्ति में तकलीफ होती है उनको एक्चुअली हम रेमेडीज देते हैं, और रेमेडीज इस केस में शर्तियाँ काम करती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है कि संतान आपके एफर्ट से बिल्कुल नहीं मिल सकती, आपके भाग्य में अभी लिखवा कर लेकर आए हैं तब भी आपको प्राप्त होगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, जैसी भी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।